ये सारी कॉलम्स डिसाइड करें सर। ये बड़ा वाला इसमें सब आ रहा है। पेज नंबर 4 कॉलम्स डिसाइड करें कितना बनाना है। इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड। रुका देखो। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर द ईयर एंडेड। पेज इन मिलियंस जैसे कॉलम्स है। नाम बोल देना। ब्रांड हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और उसके अलावा ये खाली टोटल हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा टोटल के अलावा एक और है, वो लाइसेंस हो गया, ब्रांड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। और अगर एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर है तो फिर तो एक ही कॉलम होगा। नीचे पॉइंट नंबर 2 में सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का कॉलम ही आएगा। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मेरा कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 2 जरा देखो। एक प्रोजेक्ट चला था एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया सर, डेवलपमेंट कॉस्ट बनी गई। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। किस दिन कंप्लीट हो गई? हमारे काउंटिंग ईयर में हो गई 30 जून से पहले बनाए सर। 3 तो बनाए। ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस जी, स्केड्यूल करना था। नो, डेवलपमेंट कॉस्ट, हाँ जी। तो इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, ये नॉलेज बिल्ड किया ना हमने। क्या बनाया हमने? नहीं, बेहतर करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया। तो बना क्या ये, खर्चा किस चीज पे हुआ? ऐसे कोई फिजिकल चीज तो नहीं बनी। अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट किया ना, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है सर जी, स्टार्ट लें। सबसे पहले क्या आता है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से ना करें सर। नहीं, ये ब्रांड नहीं है यार, प्रोडक्शन प्रोसेस में इंप्रूव किया है। न्यू ब्रांड तो वैसे ही इंटरनली जनरेटेड है, वो तो रिकॉर्ड नहीं करना। पॉइंट नंबर 3 में प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है, ब्रांड तो नहीं है। पॉइंट नंबर 2 की बात कर। एक एक करके पढ़े जरा पूरा क्वेश्चन। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में स्टार्ट कहां से लेना?
बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 15 बोलना फिगर्स। सर जी नहीं नजर आ रहा सर, आगे हैं सर। सॉफ्टवेयर लाइसेंस नीचे से ढूंढ के बताएं पॉइंट नंबर 2 में डेवलपमेंट कॉस्ट। सर जी देख के बताएं, इस तरह ना कराएं। और सर जी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, क्या करी जाए? क्राइटेरिया कब मीट हुआ है कैपिटलाइजेशन का सर? डेट ये प्रोडक्ट कब फाइनल हुआ है, कमर्शियली वाइबल कब हुआ है? ये खर्चे होते रहे प्रोडक्ट, लेकिन कमर्शियली वाइबल कब हुआ है? खर्चे होते रहे पिछले साल में, तो किस साल में कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी? डैश नहीं बेटा, हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड में, हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर एंड क्या है सर? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर? 1 जुलाई 15। पॉइंट नंबर 2 दोबारा देखने के लिए एक्सपेंसेस कुछ इंकर हुए एज अंडर जून 15 मीन पिछले साल तक, फिर जुलाई 15 से लेके मार्च 16 मीन्स हमारे वाले अकाउंटिंग ईयर में। नेक्स्ट लाइन, expenses incurred evenly over the period, लेकिन 30th September it was established that the project is, मतलब क्या मतलब कमर्शियली वायबल? नहीं, फायदा मंद कब साबित हुआ सर? ये उससे पहले पहले के जितने खर्चे होंगे वो एक्सपेंस आउट होंगे, तो हम क्या बना रहे हैं? हम तो एसेट की डिटेल्स बना रहे हैं। ठीक है प्लीज। बाकी डेफिनेटली क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन की फिगर्स आएंगी। आगे चलते जाए जरा, एसेट अकाउंट सेम रखें, आगे कुछ ढूंढना, कुछ तो ढूंढना है सर। क्या हेडिंग होती है नेक्स्ट? वो तो बाद में आएगी यार। ओपनिंग बैलेंस आगे आगे क्या लिखें सर? कोई है एडिशंस ढूंढने? पॉइंट नंबर 2 में पॉइंट नंबर 2 में क्या क्राइटेरिया मीट होने के बाद भी कोई एक्सपेंस है? 20 के है, तो ये तो पिछले साल तक है ना, ये तो एक्सपेंस है। और 45 के है, लेकिन ये जुलाई से मार्च तक का खर्चा है, कैलकुलेट। ये 9 मंथ्स का खर्चा है, तो इन 9 मंथ्स के खर्चे में से कुछ कैपिटलाइज होना। 30 सितंबर से कब तक? 1 अप्रैल को फाइनली फिर ये ऑपरेशनल भी हो गया, तो 45 डिवाइड बाय 9 क्यों कर रहे हैं? 9 मंथ्स का खर्चा मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा? वो भी एक्सपेंस आउट होना, तो डिवाइड बाय 9 इंटू 6। कौन सा 6? 45 वर्किंग के छोटे से 45 डिवाइड बाय 9 गिनी है प्लीज सबने, जुलाई टू मार्च इंटू अक्टूबर टू मार्च। तो क्राइटेरिया मीट होने से पहले जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो रिसर्च हो या डेवलपमेंट, वो फिर कहाँ जा रहे हैं? ठीक है सर। 30 30 ठीक है सर। बाकी डेफिनेटली भी और चीजें मोनेटाइजेशन वगैरह है, लेकिन इस वक्त आप एसेट की फिगर्स पूरी कर रहे हैं पहले, तो पॉइंट नंबर 2 में जाए, सॉरी 3 में। क्या खरीदा है? तो नया खरीद लिया सर? ये पुराने को रिप्लेस करने के लिए नया खरीदा है, और फिर नीचे पढ़ते जाए जरा, एग्जिस्टिंग की रिडंडेंट भी हो गया, उसका कोई यूज भी नहीं है,
तो वो चलो बाद में बात करते हैं। यहाँ क्या ढूंढना पड़ना, तो नए की एडिशन की कॉस्ट बनती, ढूंढने जरा कॉस्ट कितनी। जी परचेज प्राइस लेंगे सर, लेकिन उसमें सेल्स टैक्स शामिल है, तो उसका एक सेकंड छोड़ो मैं बताता हूँ, आगे चलो। ट्रेनिंग कॉस्ट लेंगे, कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी, ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट टाइप चीज है, लिखना ब्रैकेट में। एक इंस्टॉलेशन टाइप चीज है, जिस तरह मशीनरीज की इंस्टॉलेशन, इस तरह सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टॉलेशन, किसको चार्जेस दिए ये? हाँ जी, कोई एक्सपर्ट के खर्चे लग रहे हैं, तो टू तो एक्सपेंस आउट होगा, तो ये टू एक्सपेंस आउट होगा सर। अब जरा फर्स्ट पर परचेज प्राइस में सेल्स टैक्स शामिल है। अब इसके लिए कुछ पुरानी बातें मेरे ख्याल कुछ जहन मिला है। अगर तो ये नॉन रिफंडेबल है, फिर तो ये ऐड हुआ हुआ पहले ही, इंक्लूडिंग है, लेकिन अगर ये रिफंडेबल है तो फिर निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, नॉन असम्पशन लिखने की जरा साइड पे, ये नीचे नोट लिखा। अगर तो लिखा हो तो फिर तो ठीक है, रिकॉर्डिंग ही करेंगे, लेकिन अगर ना लिखा तो छोटा सा नोट लिखना। नॉर्मल असम्पशन लिखवा रहा हूँ। Generally, sales tax is sales tax on fixed assets is मशीनरीज वगैरह पे हो ना, अगर जो टैक्स पड़ा मशीनरीज जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, अभी ईआरपी सॉफ्टवेयर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फैक्ट्रीज में अगर कोई एसेट्स यूज हो ना, उनका सेल्स टैक्स रिफंडेबल होता है, लेकिन नॉर्मली अदर फिक्स एसेट्स पे ये नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन एडजस्टेबल, नॉन रिफंडेबल। क्या सिग्निफिकेंस इस लाइन की सर? नहीं, अगर फॉर एग्जांपल चले नॉन रिफंडेबल के एंगल से पहले फाइनल करें, 115 ही रहेगा, लेकिन अगर होता ये रिफंडेबल तो कैलकुलेटर पकड़े, नहीं फिर भी वर्किंग करनी आनी चाहिए। 115 में से अगर रिफंडेबल निकालेंगे कैसे? 115 डिवाइडेड बाय 115 होना, तो 15% इंक्लूड हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100 करके निकालना पड़ना, ठीक है। 12 अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस 115 प्लस 5 20, कहाँ लिखे? वर्किंग्स लिखना है मेरा कैंडी, इसके साथ ही लिखना 115 प्लस 5। लेकिन जब तक कोई एग्रीमेंट ना हो तो रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, इस डेवलपमेंट है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है सर? ठीक है सर, पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे, पहले एडिशंस पूरी करें। पॉइंट नंबर 4, यहाँ क्या मसला था? इंटरनली जनरेटेड ब्रांड का कैसे पता चला? ये कैसे कैसे पता चला सर? बनाया, खरीदा, डेवलप किए। नंबर 5 कि इस वक्त सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस कब आएगी? जब अमोर्टाइज करेंगे, तो पहले तो इसकी इंडेफिनिट लाइफ थी, अब इसकी लाइफ 10 इयर्स हो गई है, तो अमोर्टाइजेशन में देखेंगे। उसके बाद फिर कॉस्ट मॉडल लेते, आगे चले। 2 एडिशन हो गए। एनी डिस्पोजल ढूंढने एक है मेरे ख्याल, कहीं ढूंढने। पॉइंट नंबर 3 देखें, हिम्मत के अंदर तो स्पीड अप हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन करें। हाँ जी, लास्ट सेंटेंस ऑफ द थर्ड पॉइंट,
एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो रिडंडेंट हो गया, हैज बिकम रिडंडेंट, और उसका कोई अब फायदा नहीं रहा। कितने का बेचा है? अगर नहीं भी है तो बुक से तो निकालेंगे। किसकी जगह कौन सा आ गया? किसकी डिस्पोजल सॉर्ट ऑफ होगी और किसकी एक्विजिशन होगी? तो रिडंडेंट हो गया ना, व्यूज में नहीं है। कोई एंट्री बता दो, सोच के सही, जरा डाटा ढूंढ। नहीं लॉस हो यार खुदा के लिए यार, ना शॉर्टकट लड़ाए, सीधी सीधी एंट्री। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट, कितने से? एट कॉस्ट, बाकी बातें भी बाद में करते हैं। नहीं कैरिंग अमाउंट तो सर सेपरेट लेजर्स की फिगर है। एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलग तो बताइएगा। डेफिनेटली एट कैरिंग अमाउंट, लेकिन किसी तरह लिखेंगे उसे। इसका स्केड्यूल बनाते हुए अलग अलग ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, फिर एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन देखते हैं। ठीक है सर, वैसे सारा लॉस तो नहीं यार, जितना इस्तेमाल कर लिया वो तो लॉस नहीं है। बैलेंसिंग फिगर पे लॉस आएगा, और वैसे भी लॉस तो इस स्केड्यूल में कहीं नहीं आना। यहाँ तो एसेट क्रेडिट होने, लॉस अल्टीमेटली नेट बनेगा शायद, उसकी कोई सेल प्रोसीड्स की इंफॉर्मेशन नहीं। तो प्लीज एंट्री बोल दें यार इसी। डिस्पोजल डेबिट, सॉफ्टवेयर क्रेडिट, आगे कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, एलिमिनेशन की एंट्री करवा दें। क्लोजिंग बैलेंस आ जाए, बैलेंस एज ऑन 30th June 2016। इकट्ठे करने की फिगर 200 जी जी, ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो रहेगा, 15 एज इट इज। जाने दे, उस उधार का नाम लेकर ब्रॉड डाउन हो और कोई एडिशन डिलीशन नहीं तो कैरी डाउन एज इट इज आ जाएगा। मूवमेंट ना हो तो लिखते ही नहीं है, ये कौन सी साइंस है, सिर्फ खुदा के लिए है। अपनी जिंदगी का पहला स्केड्यूल बनाया सर। और सर जी एसेट अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, जिसमें मूवमेंट है वो है, जिसमें नहीं। क्या लाइसेंस गायब हो गया मूवमेंट के बगैर? ओपनिंग क्लोजिंग मेरा तो ख्याल था ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन हमें क्यों करवाया जा रहा है, हम घर से कर लेंगे। तो अगर मैं ये दे देता तो ये घर से हो गया था, तो जल्दी से जल्दी कर ले मेरे भाई। ना करें इस तरह छोटी छोटी चीजें, प्लीज साथ साथ सीरियस हैं। आप लोगों ने मुझे लगता है आजकल अजीम किया हुआ छुट्टियां आजकल ईद आ रही है। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन स्टार्टिंग पॉइंट ही बता देंगे सर। बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 15। देखो कोई एक बंदा लिखवा दे यार, तैयब तो ही लिखवा दे यार, मैं ही लिख लेता हूँ। 48 दोनों में डैश की वजह बता। लाइसेंस की लाइफ इंडेफिनिट थी और डेवलपमेंट का तो क्राइटेरिया इस साल मीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग, हाँ जी, फॉर द ईयर अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। इसके लिए स्पेस रखे नीचे जरा वर्किंग्स में। अब अमोर्टाइजेशन की कैंडी वर्किंग प्लीज सही पानी वर्किंग्स जी, सॉरी, हाँ स्पेस रखे नीचे, हम 7-8 लाइन रखना, तो लाइफ वगैरह भी लिख लेते हैं, है तो कॉस्ट मॉडल जो जो इन्फॉर्मेशन है। वर्किंग्स, ब्रांड्स 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 200 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20। करने सबकी वर्किंग करना। सॉफ्टवेयर की तरह सोच के करनी पड़नी है। क्या पुराना भी कुछ अर्सा इस्तेमाल हुआ? हिम्मत हिम्मत हिम्मत।
क्या साल के शुरू में रिडंडेंट हो गया था ये? पुराना कब तक यूज हुआ है, फिर नया कब से यूज होना शुरू हुआ? 1 अप्रैल 16, 9 months और 3 months शायद कर लेंगे ना? 9 months कैसे? 1 जुलाई से लेके मार्च तक 1 अप्रैल से नया ऑपरेशनल हुआ। क्या करें जी? 80? What is 80? What is 80? What is 80? Why 80? Why 80 divide by 5 कहाँ है? Multiplied by टाइम बेसिस है ऑलवेज, अगर इंफॉर्मेशन है तो। प्लस नया कितने से कैपिटलाइज हुआ? 120 डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय। इसमें भी है सर, इसमें भी एक बहस है। ये काफी 2 लाइनों पे आ रहा है। ERP has a useful life of 15 years. However, AIL expects to use it for a period of। अब ये फर्क क्या है इसमें? अब इसके ऊपर एक वर्ड लिखने, ठीक है, वो वर्ड भी आना भी आगे लिखे जरा इसके ऊपर। ये जो 15 साल दिए हैं, ये सेंटेंस की ट्रांसलेशन के लिए 15 साल वाले कितने अरसे तक ये चल सकता है? हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, हम कितने अरसे चलाना चाहते हैं? अच्छा चलें, वर्ड्स लिखने से पहले वैसे आप बताएं जी, हम कितने अरसे में मोटाइज करें? फॉर एग्जाम्पल आपने नई गाड़ी ली है, कोई अच्छी सी ले लेते हैं जो आपको अच्छी लगती है, नहीं अपनी अपनी चॉइस पे ले लें। अराउंड इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने अच्छे चलाया जा सकता है? नहीं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन एसेट ओवर विच पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। 5 साल तो मेरा ख्याल है आम हालात में हम कह ही सकते हैं। लेकिन लेट्स अज्यूम आप अमीर आदमी, आपने प्लान किया हुआ है कि जैसे नया मॉडल आएगा मेरे बस, और लेट्स अज्यूम कि नया मॉडल 3 साल बाद आ जाएगा, तो आप इस 50 लाख की गाड़ी है, आप इसे कितने अरसे में डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं, आपने तो 3 साल फायदा लेना। नहीं सर, चांस तो देना। नहीं, यूजफुल लाइफ 5 साल है ही नहीं ना। यूजफुल लाइफ है पीरियड ओवर व्हिच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज बाय द एंटिटी। 5 साल इसकी टोटल लाइफ है। पहले इसको छोड़ो, वो नाम तो मैं रख देता हूँ अभी। आपने अगर 50 लाख का खर्चा किया और आपने 3 साल के बाद नई गाड़ी ले लेनी है, तो आपका ये 50 लाख कितने अरसे की कॉस्ट है? अब आप एक ग्रेजुअल वैल्यू एस्टिमेट करेंगे कितने अरसे बाद की, तो उसकी बेस पे जो डेप्रिशिएबल अमाउंट बनेगी उसे 3 साल में डिवाइड करना। और अगर आपका प्लान है नहीं मैंने 5 साल ही चलानी है, जितना अरसा ये चल सकेगी, तो फिर अकॉर्डिंगली आप रेजिडुअल वैल्यू उस वक्त की एस्टिमेट करके अपनी, मतलब जिस अरसे में आपने एसेट इस्तेमाल करना उस अरसे में आप डेप्रिशिएट करेंगे। ये ठीक है? लेट्स अज्यूम आपका प्लान है हर साल नई गाड़ी लेंगे, तो बताएं 50 लाख जो है ये कितने अरसे में एक्सपेंस होना चाहिए? हाँ, अब आप साल बाद की रेजिडुअल वैल्यू लेंगे और जितना आप कंज्यूम कर लेंगे वो आपका 1 साल के खर्चा, बल्कि इस केस में तो शायद आप कैपिटलाइज करेंगे ही, आपका तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। आपका प्लान है मैं हर महीने बाद मोबाइल लिया करूंगा, नहीं मतलब फॉर एग्जांपल, तो अब ये 20,000 का मोबाइल है, ये क्या करेंगे? इसको कैपिटलाइज करेंगे, बस महीने का एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है सर। नहीं इसी तरह ही है। तो एक वर्ड है इकोनॉमिक लाइफ, इसके ऊपर लिखें 15 साल। यकीनन आम हालात में भी अज्यूम कि इकोनॉमिक लाइफ इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ। क्या मतलब है इसका? आम हालात में हम यही अज्यूम करेंगे जितना अरसा इसे चलाया जा सकता है हम चलाएंगे, लेकिन अगर बताया हो तो इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ में फर्क हो सकता है। इकोनॉमिक लाइफ का मीनिंग हो जाता है टोटल लाइफ और which asset can be used and period over which asset is expected to be used by the business is called as useful life। तो अगर फर्क हो तो फिर आप यूजफुल लाइफ का बेस बनाएंगे, और डेफिनेटली अब ये वाली सिचुएशन शायद नहीं आएगी कि आप इकोनॉमिक लाइफ से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो अगर आपकी ख्वाहिश भी है तो शायद आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे इकोनॉमिक लाइफ पर। इकोनॉमिक लाइफ मतलब ही शायद क्या है कि कितना अच्छा से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो आम हालात में प्लीज क्या इज इक्वल टू क्या? इकोनॉमिक लाइफ इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यूजफुल लाइफ
कम है तो व्हाट डज इट मींस कि वी आर एक्सपेक्टिंग टू यूज इट फॉर लेस देन द इकोनॉमिक लाइफ। तो हमारे लिए जो कॉस्ट है कितने सालों का एक्सपेंस है। ठीक है, क्लियर है प्लीज? ये वर्ड्स लिख लीजिएगा, अभी फिर कुछ दिन बाद आ जाने। 120 डिवाइड बाय y10 मल्टीप्लाइड बाय कौन से 3 इज इक्वल टू 15। जी लीज में भी थोड़ी सी बातें आई थी लेकिन अभी और आनी है। जी ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन फाइनली? इसके ऑपरेशन का वर्ड तो ऊपर वाला जो ऑपरेशन का वर्ड है दोनों में तो उसका क्राइटेरिया में होने के अकॉर्डिंग नहीं मुझे मेरे ख्याल में सेम है, उसकी बात अभी होने लगी। दोनों में ऑपरेशनल मींस मेरा तो ख्याल है सेम। क्या दोनों में, दोनों केसेस में पॉइंट नंबर 2 और 3 में ये 1 अप्रैल पे अवेलेबल फॉर यूज हो गया। अब देखिए ना, अक्सर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अवेलेबल फॉर यूज का मीनिंग क्या होता है? अवेलेबल फॉर यूज का मतलब होता है छुट्टी हो गई। अब बेटा ट्रांसलेट करने को कहा मैंने यार, खुदा का नाम है। हमें क्या जो मर्जी मतलब हो, लेकिन क्या ये हो सकता है एक्चुअली इस्तेमाल बाद में होना शुरू हो? लेकिन अगर हमें ना पता हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे? जब से इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तभी से अवेलेबल फॉर यूज हो, लेकिन इसमें फर्क भी हो सकता है। तो ऑपरेशनल मींस क्या है? नहीं मतलब इस्तेमाल होना शुरू हो गया और वी अज्यूम कि इसी वक्त अवेलेबल फॉर यूज अब तो हो ही गया होगा। लेकिन ये भी समटाइम्स हो रहा था कि पहले अवेलेबल फॉर यूज है, जिसका कल वो ज़ेब्रा में आपने देखा। जल्दी भाग के जाएंगे ज़ेब्रा 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 पेज नंबर 383। ज़ेब्रा में बताएं मोनेटाइजेशन कब से हमने चार्ज की है, देख के जरा। हालांकि एक्चुअली लाइसेंस यूज कब होना शुरू हुआ, ब्रॉडकास्टिंग कब से शुरू हुई? लाइसेंस लिया कब? हाँ लेकिन नीचे बताया हुआ था 1 अगस्त समथिंग, क्या वर्ड से? तो ट्रांसमिशन एक्चुअली कब से स्टार्ट हुई? 1 अगस्त। मोनेटाइज आपने कब से की है? वाई? ये अज्यूम के लाइसेंस है अवेलेबल फॉर यूज, उसमें तो ऐसा डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक्चुअली आपने इसे इस्तेमाल बाद में करना शुरू किया तो स्टिल अमोर्टाइजेशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। हाँ अगर हमें नहीं पता फॉर एग्जांपल जिस तरह इस केस कितना आ जाए तो पाई की जरूरत फिर मैं कर लेता हूँ। फिलहाल यहाँ क्लियर है? कितना आंसर बना? 15। आगे चलो, लाइसेंस पे आ जाओ। लाइसेंस की तो इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है या थी 15 डिवाइडेड बाय 10, लेकिन कंसंट्रेशन 6 बाय 12। ये प्लीज बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं यार इसमें, हर टॉपिक में से इस तरह ना करें। 0.75 6 बाय 12 मिल गया सर। डेवलपमेंट कॉस्ट वाले पैराग्राफ में जाएंगे, करें अप्लाई 1 जनवरी या 1 जनवरी 30 जून। डेवलपमेंट कॉस्ट वाले पैरा में जाए, बनती है अमोर्टाइजेशन। पॉइंट नंबर 2 कब से? और सर ये डेट लिखी हुई यार, मार्च के बाद से, मार्च के बाद से जो महीना था उसको पता नहीं है और डेट लिखी हुई मार्च के बाद से मतलब जुलाई से। कितनी कॉस्ट है? और बेटा कितनी कॉस्ट है? प्लस कर लें 20 जमा 45 तो 30 कैपिटलाइज भी किया पर क्या जो कैपिटलाइज किया उसी को डेप्रिशिएट करना, तो जो एक्सपेंस आउट किया उसका क्या करना? 30 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 बटन ना ही बटन। ऑपरेशनल होने से पहले पहले का खर्चा अमोर्टाइज करना है। ये इसकी लाइफ टाइम मिल भी नहीं, 10
जी सर 3/12। ये सेविंग का सिंपली मतलब ये वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सेविंग का क्या करना है, जब सेविंग होगी अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। सेविंग को बेस पे उसे इनकम तो नहीं बना लेना। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर बेनिफिट्स, फायदे होंगे, इसलिए फायदे अगर होंगे फ्यूचर में तो मैच करें इन फायदों को एक्सपेंस के साथ। ये ठीक है प्लीज। फाइनल फिगर सर, अमोर्टाइजेशन लिखें नहीं, कहाँ कहाँ कितनी कितनी लिखें? 20, 15.75 टोटल तो आप घर ही कर ही लेते होते हैं। तो कितना बना? 96.5। चलिए एक आप लिख ही लेते हैं। स्पीड अप हो जाए सर। अगली बात, हाँ जी, डिस्पोजल की क्या, सही वर्ड बोल दीजिएगा प्लीज। डिस्पोजल की क्या, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 80 ढूंढने जरा, एंट्री बन 80 की। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, अब कौन सी एंट्री आ गई? एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, अमाउंट ढूंढने फिर गलती होनी है। 50 और ना कर 48 पूरी 51 कैसे निकाली? वो गलत कर दिया ना भाई, जल्दी किसने निकाला? मैंने कहा था आराम से। 48, बस 48 ही है। ये कब से कब तक की अमोर्टाइजेशन होती है सर? कब से कब तक से? तो 48 कब तक की है? क्या करंट ईयर में भी अमोर्टाइज किया आपने? कितना? 9/12 है। इसको सेग्रीगेट करना पड़ना जरा, या लिख ही लें चले। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्पोजल। $48 प्लस 80 डिवाइड बाय 5 इंटू 9/12 60 हो जाएगा। असल में वो 3 जो है वो तो नए सॉफ्टवेयर की है। 3 इज अमोर्टाइजेशन ऑफ द न्यू ERP सॉफ्टवेयर। ये 60 की एंट्री, accumulated amortization debit, disposal account credit, any other disposal? चलो माइंड अप करें। बैलेंस एज ऑन 30th June 28/6/16 40 plus 20/60 3.75 and 0.75। accumulated amortization का बैलेंस है अभी अप्रॉक्स, ये बन गया टोटल 64.5। ये बिल्कुल ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस accumulated amortization, closings 140 170 14.25 15 minus 0.75 and 30 minus 0.75 29.25 टोटल हो जाएगा शायद 100.310.5 300.5। आ जाएगा याद सर जी? कुछ और कॉस्ट मॉडल ये ठीक है, लेकिन 2-3 चीजें और तो करवा देंगे। यूएसएल लाइफ, अच्छा इसके नीचे शायद लिख सकते हैं कॉल, इसी कॉलम अलग बनाना, अलग बन सकता है इन एसेट्स के नीचे भी कॉलम बने। यूएसएल लाइफ सबकी 10 होगी, इधर ढूंढे। ब्रांड की 10 नहीं है,
नया सॉफ्टवेयर भी 10 है, लाइसेंस भी अब 10 हो गया है, और डेवलपमेंट कॉस्ट भी 10 ईयर्स में अमॉर्टाइज हो रही है जी। मेथड मेजरमेंट बेसिस जी, सबका कॉस्ट मॉडल भी है। यूजफुल लाइफ मेजरमेंट बेसिस मेथड। जी डिटेल ऑफ डिस्पोजल जहन में आया क्या क्या डिस्पोजल में आता है? हाँ जी, पर्टिकुलर बायर, लेकिन इस तरह लगता है ऐसे बेचा नहीं है, बस रिडंडेंट हुआ है, यूजलेस हुआ है, लेकिन डिफरेंट सी कॉस्ट कैरिंग मोड लिख लेते हैं जरा, एक दो बटन जहन में। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी अमॉर्टाइजेशन। जी उसकी बेटा प्रोसीड भी नहीं है बस अच्छा है। मेथड ऑफ अमॉर्टाइजेशन स्टेटमेंट। ऑल एसेट्स आर अमॉर्टाइज्ड एट स्ट्रेट लाइन, शायद इसमें भी लिखा जा सकता है रादर देन क्या बार बार लिखा, अनलेस किसी का मेथड डिफरेंट हो। जाने से डिस्पोजल जो है उसमें सिर्फ कॉस्ट आ जाएगी, एक्यूमुलेटेड अमॉर्टाइजेशन आ जाएगी, डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट ऑफ सेल पर्टिकुलर बायर, इस तरह की चीजें नहीं। मोड ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट कैरिंग एक्यूमुलेटेड अमॉर्टाइजेशन नहीं है 80 और 60। बालाजी, ये जो 80 और 60 का फर्क है, ये क्या चीज है? हाँ ये लॉस है वैसे, ये है, ये मेरा पूरा 80 लॉस नहीं है, 60 हमने इस्तेमाल भी कर लिया था, और अगर अब इसके कुछ नहीं है कि इसमें, तो इसकी कैरिंग अमाउंट ऑफ 20 थी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल अकाउंट जरा ज़हन में बनाया जरा, 80 किधर नजर आएगा? डेबिट साइड पे 60, कैश की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये डेबिट बैलेंस बन जाएगा, 80 डेबिट बैलेंस बन जाएगा 20 का, ठीक है? क्लियर है मतलब? चलिए एक और क्वेश्चन करें, नेक्स्ट पेज पे कंसोलिडेशन मिक्स करें और रिवैल्यूएशन मॉडल पे आते हैं। और बेटा अली, एसेट इस्तेमाल में भी आ गया, आप कह रहे यार अभी वर्क इन प्रोसेस है यार। न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल पे ऑपरेशनल भी हो गया। अब बेटा कैसे क्वेश्चन कर रहे हो यार, कब इसने इस्तेमाल में आना? अगर ऑपरेशनल के वक्त भी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है बता दी। एप्पल लिमिटेड की रिक्वायरमेंट जरा ढूंढने के नेक्स्ट पेज। कंसोलिडेशन सर आ रही है, रिवाइज करवानी है। Prepare a note on intangible assets for inclusion in the AL's consolidated financial statements for the year ended 30th June 2018 in accordance with the requirements of the standards. Total column is not required. Apple Limited is in the process of finalizing its consolidated financial statements for the year ended 30th June 18. Following information pertains to the group's intangible assets. आपके स्टैंडर्ड्स कहाँ तक पहुंचा? ये रीड लगा दो। चलें फिर जहां तक हम कर सकेंगे वो ठीक है फिर साथ साथ। Apple Limited is in the process of finalizing its consolidated financial statements. Following information pertains to the group's intangible assets. हमारा year ended 30 June 2018
18. As on 30th June 2017, revalued amount of AL's license and related revaluation surplus were and rupees 20 and for 50 million and 30 million respectively. क्या क्या गिवन है? क्या क्या गिवन हो गया सर? रिवैल्यूड अमाउंट और सरप्लस गिवन किस दिन का? लास्ट ईयर का क्लोजर हमारी ओपनिंग बनेगा. On 1st July 17, AL acquired entire shareholding of Mango Limited for 1950 million. Fair value of the net assets appearing in the ML books on the acquisition date are given below. पढ़ना सभी बहुत ध्यान से ही पढ़ता है. सॉफ्टवेयर ब्रैकेट क्या है और बाहर क्या है? 100 मिलियन ईच है, 200 मिलियन है, दो लग रहे हैं. अदर नेट एसेट्स ये किसका क्या दिया हुआ है? सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू दी हुई है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. लेकिन एक बात बीच में और भी है, उन नेट एसेट्स की वैल्यू है जो एमएल की बुक्स में अपीयर हो रहे हैं. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपीयरिंग इन द एमएल्स मींस सब्सिडरीज बुक्स. In respect of the acquisition, following information is also available. Number 1, till acquisition date, ML had incurred research and development cost of 80 million on product A, B, C. ML had not recognized this as an asset because the criteria for recognition of internally generated intangible asset was met on. क्या मतलब हुआ? उसने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मीट ही कब हुआ है? हमारे वाले साल के शुरू में, शायद उस दिन जिस दिन एक्विजिशन हुई. ऑन दिस डेट एल कौन है? estimated the fair value of research and development work on ABC was 95. क्या AL के लिए अब ये purchased research and development project है? What will be the carrying amount of this ABC research and development project? What should be the carrying amount of the research and development project? Absolute zero, sir. Why? क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था तो इसे कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? सारे खर्चे को एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा. लेकिन व्हाट इज द फेयर वैल्यू? पेरेंट के एंगल से परचेज है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से ये परचेज्ड इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है. क्या पेरेंट इस 95 का ब्रेकअप करेगा कि इसमें रिसर्च कितनी है? अगर चलता चलाया कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खरीदा जाए तो जो उसकी फेयर वैल्यू है या परचेज कॉस्ट है वो फिर कैपिटलाइज हो जाएगी. लेकिन उसके बाद अगर फर्दर कोई खर्चे होंगे तो वो एज इट इज एनालाइज होंगे बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया इन IAS 38. तो 98 की कोई एंट्री होगी? सॉरी 95 की. हाँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेबिट एंड सरप्लस टाइप है ये चीज. कंसोलिडेशन लिखें. रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेबिट हम किस दिन ये एंट्री कर रहे हैं? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 1st July 17. जी ठीक है, ये वाला ये भी सही है. इस वक्त ये वर्क इन प्रोसेस है, चल रहा है, कंप्लीट हो. अभी पढ़ लेते हैं कि फिर नहीं कंप्लीट हो गया वो तो डेफिनेटली वर्क इन प्रोसेस मिटा देंगे. लेकिन अगर वर्क इन प्रोसेस मिटा भी दें तो क्या ये हम कोई एसेट डेबिट कर रहे हैं या चलता चलाया है, या शायद अगर कंप्लीट हो गया तो एसेट है. लेकिन अब किसके एंगल से? तो पेरेंट के एंगल से व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस एसेट? ये कॉस्ट है तो फिर वैल्यू मार्केट वैल्यू पे इसकी गिवन होगी. ठीक है सर. ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ ML's कस्टमर लिस्ट ये क्या होती है?
एमएल्स कस्टमर लिस्ट क्या चीज है? सब्सिडरी की कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू 20 मिलियन बताई जा रही है। सब्सिडरी की कस्टमर लिस्ट की कैरिंग अमाउंट बताएं, वजह? लेकिन पेरेंट कहेंगे से परचेज कस्टमर लिस्ट क्या एंट्री करेंगे इसकी? कस्टमर लिस्ट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, कितने से? यार कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करें, क्या करी जा रहा है? कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके ही बता रहा है। वाई जीरो, ये दोनों दोबारा गौर से देख लें, वाई द कैरिंग अमाउंट से जीरो। नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खैर ठीक है, इंटरनली जनरेटेड है, लेकिन वहां क्राइटेरिया अगर मीट हो जाता तो शायद कुछ कैरिंग अमाउंट बन जाती। सब्सिडी की बुक्स में भी वहां क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, और यहाँ एमएल्स की कस्टमर लिस्ट है, सब्सिडी की कस्टमर लिस्ट है, पेरेंट के एंगल से अभी एंट्रीज हो रही है। देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं प्लीज होनी चाहिए। इन्हीं दिनों का इंतजार शायद इसलिए हो रहा था, ये बातें बीच में मिक्स हो रहे हैं। चलो अभी point number 3, ML incurred following expenditures on this project from 1st July 17 till ABC's launching date। अब ये क्या बीच में आ गई? अब लग रहा है कि शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, 1 जुलाई पे कंप्लीट नहीं हुआ था, फर्दर खर्चा किया गया। कब से कब तक? अभी खर्चे में से फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि रिसर्च के खर्चे कौन से हैं और डेवलपमेंट के कौन से हैं। अब यहाँ बेटा ये जो नीचे एक लिस्ट आ रही है ना, आइडियल ये था कि ये जो लिस्ट है ना, इस तरह की चीजें आपके रीजनल स्टैंडर्ड में बनी हुई हैं, तो इसको ना तो रट्टा लग सकता है, क्योंकि ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो डेफिनेटली हम अकाउंटेंट्स के समझ से बाहर है। तो इसका बेस्ट तरीका तो ये था कि स्टैंडर्ड से देख के वहां लिखा हुआ है सारा कि ये रिसर्च में एक्टिविटी होती है, डेवलपमेंट में एक्टिविटी होती है। लेकिन अब इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं फिर जहां तक समझा सकूंगा समझा देता हूँ, लेकिन कुछ चीजें फिर हम जब भी स्टैंडर्ड आएगा तो इंशाल्लाह दोबारा वहां से फिर आप मुझे याद करवा दीजिए, हम देख लेंगे, करवा देंगे याद से, मैं ही कराऊंगा इंशाल्लाह। कुछ वर्ड ऐसे आ रहे हैं जिनको डेफिनेटली शायद, लेकिन बहरहाल मेरे बताने का मकसद ये था कि ये ऐसे को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इनका बस जितना कॉन्सेप्ट हमें हो जाए उतना सफिशिएंट है। कुछ वर्ड्स बहरहाल ऐसे जरूर आएंगे जो शायद आप मुझे समझा सकते हैं। पहले आप इस तरह करें जिस तरह अक्सर हमें कभी कभी पेपर में करना ही पड़ता है कि इंशाल्लाह ये वाला होगा, इंशाल्लाह ये वाला होगा, तो मुझे उम्मीद है कि हम काफी कुछ कर लेंगे। इसमें अब ढूंढना क्या हमने, चले पहले ये बताएं। अब देखिए इनिशियल कॉस्ट अप्लाइज होगी भी, लेकिन अभी उसके बाद जो फर्दर अब खर्चे हैं उसको हमने एनालाइज करना है कि इसमें रिसर्च अगर है तो उसने एक्सपेंस आउट ही होना है, और अगर कैपिटलाइजेशन अगर सॉरी डेवलपमेंट खर्चा है तो जरा पहला पहले तो हो गया कैपिटलाइज, शुरू करेंगे। प्रोडक्ट डिजाइन, अब कुछ चीजें मेरे कहने में मान लीजिएगा ये वहां लिखी हुई है, मतलब डेफिनेटली अब इस तरह कहना प्रोडक्ट डिजाइन एग्जैक्टली हमें नहीं पता इसके क्या मतलब है, लेकिन वो लिस्ट बनी हुई वहां, उनमें से एग्जामिनर पे पिक करता है, और फिर हम भी कहाँ से ढूंढेंगे, उसी स्टैंडर्ड को खोल कर ढूंढेंगे। तो प्रोडक्ट डिजाइन करने में जो टिक कर रहा हूँ, टिक इन सेंस अप्लाइज है। देन सर नेक्स्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज इस सेंस में लिखी है, पढ़े जरा क्या लिखा हुआ, पायलट प्लांट नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, इसके इर्द गिर्द जरा लिखने पायलट प्लांट। अब ये भी वैसे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन पायलट प्लांट किसे कहते हैं? अ स्मॉल स्केल प्लांट, ये इर्द गिर्द लिखने की जरा कोशिश करिएगा। अ स्मॉल स्केल प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग a small scale plant for manufacturing products to test them। ये कर ली, जरा कुछ समझ आता है मैं वर्ड बदल क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? एक होता है, देखिए जब कमर्शियल प्रोडक्शन का अभी तक क्या मीनिंग पड़ा है, ब्रैकेट में जाना नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन लिखा, लेकिन आप बताएं कमर्शियल प्रोडक्शन में वर्ड बोल रहा हूँ कई दिनों से, ये क्या होती है? कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि
हम उसे उस लेवल पे बना रहे हैं जिस लेवल पे इन्वेंट्रीज को बेच के प्रॉफिट्स कमाने हैं। मतलब फार्मूला हमारा फाइनल हो गया है, अब हम उसे कमर्शियल इस्तेमाल करके गुड्स बना के बेचना शुरू करें। ठीक है, पायलट प्लांट का कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम थोड़ा सा अपना उसी नॉलेज जो पिछले दिनों बात हो रही थी, लेट्स अज्यूम कोई अगर हम मेडिसिन का फार्मूला बना रहे हैं, हमने कोई इनिशियल फार्मूला बना लिया है, लेकिन अब उस फार्मूले की बेस पे हम पहले दवाइयां बनाएंगे तो उन दवाइयों की टेस्टिंग करेंगे। तो वो दवाइयां कहाँ बनाएंगे? जब तक ये फार्मूला फाइनल नहीं है तो दवाइयां हम अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाएंगे। तो टेम्पररी तौर पे एक स्मॉल स्केल प्लांट, छोटा सा प्लांट, छोटी सी मशीनरी है ये। अब ये बहुत डेफिनेटली बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, भी कर सकते हैं हम। वो कब करेंगे? जब हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा, फिर हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए मशीनरियां खरीदेंगे, तो वो फैक्ट्री में इंस्टॉल करेंगे। इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का मकसद, ये इस प्लांट का मकसद होगा कि हम थोड़ी सी जरा मेडिसिन इतनी की बना लें कि कम से कम उन्हें बना के टेस्ट किया जा सके। तो एक स्मॉल स्केल प्लांट, छोटा सा प्लांट, किस मकसद के लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग किस मकसद के लिए? कि जो चीजें बने वो फिर हम टेस्ट करके चेक कर सकें कि ये सही बन भी नहीं है, या इनके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या प्लस होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, तो एक मशीनरी है ये, एक प्लांट एंड मशीनरी है, लेकिन किस स्केल की नहीं है, समझ लें प्लीज। मतलब छोटी सी मशीनरी इसलिए ताकि हम बना के देख तो सकें। अब छोटी सी क्यों मशीनरी, बड़ी सी क्यों नहीं? नुकसान हो जाएगा अगर बाद में पता चला फायदा कोई नहीं हुआ। तो एक स्मॉल स्केल प्लांट लगाया जाता है टेस्टिंग पर्पजेस के लिए, और टेस्टिंग पर्पजेस के लिए अगर लगाया जाता है तो ये फिर डेवलपमेंट फेज में लगाया जाता है। ये भी साथ लिखा है, इन डेवलपमेंट फेज। क्या मकसद है इस स्टोरी का? पायलट प्लांट इसे बोला जाता है। मकसद ये है कि हम इस पे चीजें बना लें और फिर वो बना के उनकी क्वालिटी को फर्दर रिफाइन करें, चेक करें सही है या नहीं। सही नहीं होंगे फिर दोबारा बनाएंगे। ठीक है सर यहाँ तक? अब ये मेरा आपसे सवाल असल में ये है, ये जहां तक बात समझ आ गई, सवाल असल ये है कि क्या ये टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट? मैंने वही पूछा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या ये स्मॉल स्केल प्लांट टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है? टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा होगा, दवाइयां बनती नजर आ रही है। लेकिन ये टेंजिबल एसेट लगाया क्यों गया है? कोई भी क्वालिटी तो कोई नहीं, नॉलेज बनाने के लिए, फार्मूला रिफाइन करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए ये प्लांट हासिल बनाया गया। कौन सा नॉलेज? नॉर्मल फार्मूला रिफाइन करने के लिए, उसे फाइनलाइज करने के लिए, एक इनटेंजिबल एसेट ऑफ फार्मूला बनाने के लिए और उसे फाइनलाइज करने के लिए क्या ये टेंजिबल एसेट इस्तेमाल हुआ? जिस समय मैंने आपको शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बताया था उसे, उसमें कोई फर्नीचर होगा सर जी, उसमें फर्नीचर भी होगा, कोई एसी उसी इक्विपमेंट्स होंगे, वो कोई जो लैब्स हम विजुलाइज कर रहे थे, वो लैब इक्विपमेंट्स होंगे, वो सब फिजिकल एसेट है। लेकिन वो सारे फिजिकल एसेट्स किस मकसद के लिए? एक नॉलेज हासिल करने के लिए। ठीक है, एक एसेट, अब जब थोड़ा सा बचपन जरा रिवाइज करते हैं, अगर कोई एक एसेट किसी दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो तो वो उसी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। अगर पूरा ही इस्तेमाल हो जाए तो सारा ही ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, कुछ अरसा इस्तेमाल हो, तो उस अरसे की डेप्रिसिएशन आती है। मसलन बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को बनाने में अगर क्रेन्स यूज हुई हैं, तो अगर तो बेचारी क्रेन सारी उसी बिल्डिंग में इस्तेमाल होकर फारग होगी, फिर तो सारी क्रेन की कॉस्ट बिल्डिंग का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो 6 मंथ्स 9 मंथ से इस्तेमाल हुई है, तो एक एसेट अगर किसी दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो जाए तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट, रिलेटेड कॉस्ट फिर कैपिटलाइज हो जाती है। तो ये डेफिनेटली फिजिकल एसेट है। लेकिन ये फिजिकल एसेट क्यों लगाया गया है? क्या ऑब्जेक्टिव हमारा क्या? क्या ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हम इससे दवाइयां बना के मार्केट में बेचें? इसका ऑब्जेक्टिव असल में क्या है कि हमारा फार्मूला जो है वो फाइनल हो। नहीं, कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले पहले हम जो फार्मूला बना रहे हैं उसके बेस पर टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर इस फार्मूले को फर्दर रिफाइन करने की जरूरत है तो हम वो अपना नॉलेज जो है उसे रिफाइन करके कंप्लीट कर सकें। इस पायलट प्लांट का मकसद ये है। तो पायलट प्लांट इज अ टेंजिबल एसेट, लेकिन इट इज यूज्ड टू ब्रिंग एन इनटेंजिबल एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। देयरफॉर इस पायलट प्लांट की कॉस्ट किधर कैपिटलाइज होगी?
उस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बने, ठीक है। लेकिन फर्ज करेंगे ये पायलट प्लांट बहुत से इंटेंजिबल एसेट्स के लिए इस्तेमाल होना है, तो फिर प्रोपोर्शन या फिर रेलिवेंट कितना कितना अरसा किधर किधर इस्तेमाल हुआ, तो ये सारा शायद पायलट प्लांट किसी एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड ना होता, फिर इसका शायद हम टाइम बेसिस पे इसकी डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट करते हैं। वैसे इसकी डेप्रिसिएशन ही होगी या इसकी मोटाइजेशन होगी? इसकी डेप्रिसिएशन ही होगी, इसकी डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन वो किस में चली जाएगी? इंटेंजिबल एसेट में। फिर इंटेंजिबल एसेट के लिए वर्ड मोटाइजेशन। अब प्लीज क्लियर बात, दोबारा देख लो जरा क्या होता है पायलट प्लांट। नहीं बेटा, हमने चलता चलाया प्रोजेक्ट परचेज किए, तो उसमें अगर फर्दर खर्चे हो रहे तो उनको एनालाइज कर रहे हैं। तो फाइनली सारी जो कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट है नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन है। अब हमें नहीं पता ये कितने प्रोजेक्ट्स के लिए, बल्कि ऊपर उसने बताया हुआ शायद ये सिर्फ एबीसी की लॉन्चिंग के लिए। तो 48 को टिक क्यों लगा रहे हैं, क्या मतलब इस टिक का? नहीं कहाँ नहीं, कैपिटलाइज मींस क्या करेंगे इसका? इस इंटेंजिबल एसेट में प्लस कर। एनी कंफ्यूजन फाइनली? तो 1 जुलाई से बड़ा ऑनवर्ड है ना, तो 1 जुलाई को हमें एक फेयर वैल्यू पहले दी हुई थी। अब क्लियर है प्लीज? नहीं बेटा नहीं, ऐसे भी नहीं है। एक क्वेश्चन आया जी, आपने पढ़ा पॉइंट नंबर 3 के फर्स्ट वर्ड पढ़े, ये खर्चे किसने किए हैं? नहीं पेरेंट ने कोई नहीं करने, बेबी रिलैक्स है। क्या पेरेंट जब सब्सिडी को खरीद लेता है तो सब्सिडी की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है? सब्सिडी बेटा अपनी जगह, ये किसका प्रोजेक्ट है? तो पेरेंट का कैसे हो गया? उसने सब्सिडी खरीद ली है, सब्सिडी खरीद ली है, सब्सिडी नहीं से कंप्लीट करना है, पेरेंट के एंगल से ये परचेज है, कंसोलिडेशन हो रही है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या पेरेंट और सब्सिडी के एसेट्स इकट्ठे हो जाएंगे? क्या सब्सिडी की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी या उसके एसेट्स प्लस हो जाएंगे? ये प्लीज क्लियर बात है, ये बड़ा समझ आ गई बात? जी सर आगे चलते। रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, अपना गैस लगा दे, गैस तो लगा दे, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली आपको स्टैंडर्ड से दिखाना चाहता था, मैं मजबूरन अब टिक लगा रहा हूं। ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ये बचपन है जी, टेस्टिंग कॉस्ट टू इंश्योर एसेट, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। और अगर इसमें वो भी बताया होता, वो एक टेस्टिंग के रिजल्ट में भी तो कुछ बनता है, अगर टेस्टिंग के रिजल्ट में जो चीजें बनी हैं उनको बेच के कुछ कमा लें तो सेल प्रोसीज नेट होता है, सेल प्रोसीज नेट होता है। मेरे जो टिक्स हैं ये क्या बता रहे हैं? आखिरी जरा आप कोशिश करें, प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट की ट्रांसलेशन करें। हाँ जी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बनाई है और लॉन्च कर दी है तो उसके खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस है। लेकिन ये भी बहरहाल अनफॉर्चुनेटली वहां लिखा हुआ है, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ नजर नहीं आ रहा, वहां लिखा हुआ, ये प्लस कर देंगे तरह से। ठीक है सर, किस किस को प्लस कर दिया सर? 12, 48, 6, 4, point number 4. On 1st July 2017, fair value of the AL's own customer list. Who is AL? Own customer list से मुराद क्या करेंगे इसका? हिम्मत साडी ये तो बता दो यार, पेरेंट की अगर अपनी कस्टमर लिस्ट है तो क्या ये इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है? इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। On 1st July 2017, remaining useful life of all intangible assets except goodwill was 10 years. Except क्यों लगाया goodwill के साथ? Indefinite useful life. On 31st March 2018, ML sold one of its software for rupees 110 million. हाँ जी, कितने वाला? नहीं, अब 100 रुपए वाला या कुछ और वाला? ये भी हमें जरा ध्यान से देखना पड़ना है, अमार्टाइज हुआ होगा शायद फर्दर। Group follows revaluation model for license. Point number 8, 7 sorry. Group follows क्या? कॉस्ट मॉडल फॉर, ये हो सकता है? और सर जानने से अगर कोई एक इंटेंजिबल एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल का तो सारे ही होंगे ना यार। क्लास लाइसेंसेस के लिए कौन सा मॉडल है?
रिवैल्यूएशन बाकियों के लिए कौन सा नेक्स्ट पेज है शायद आपके पास, यही सॉरी 0.8 आखिरी दिन फिर दो चीजें बता रहा है। फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वाज असेस्ड एट, ये अब क्या है, लाइसेंस फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो साल के एंड में फिर रिवैल्यूएशन हो रही है। और गुडविल ऑफ एमएल हैज बीन इंपेयर्ड बाय, इंपेयरमेंट टेस्ट होता है सर, और 20% इंपेयर हो गई है, कौन डिसाइड करे सर? जी वो बिल्कुल ठीक है, वो हम डिसाइड को अभी मैं बता देता हूँ। अच्छा एक चीज अच्छा है, जरा आप लोग भी काइंडली ध्यान में रखना, ये लास्ट सेकंड लास्ट लाइन फेयर वैल्यू लाइसेंस डिसाइड ही हुआ था कि IS 38 में जो फेयर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव मार्केट होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन मॉडल तभी अडॉप्ट हो सकता है कि फेयर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव मार्केट मिले। अब बताया अगर नहीं हुआ तो ब्रैकेट में लिखना है। अब ये आपने कह दिया कि नहीं मैं अज्यूम करूंगी एक्टिव मार्केट की बेस पर नहीं, नॉर्मल सिचुएशन में आप अज्यूम कर लीजिएगा, अज्यूम अगर नहीं पता तो अज्यूम इट इज विद रेफरेंस टू, it is with reference to active market. जी ठीक है डियर फ्रेंड्स, बड़े अच्छे बाद मुलाकात हुई सर, डियर फ्रेंड्स की आपस में भी और मेरे से भी बहुत कुछ रहता है डिस्कस करने वाला। नाम हो जाए सर कंपनी आज, अच्छा एल ग्रुप है अभी, एप्पल ग्रुप, अपने ही सामने एप्पल, एप्पल लिमिटेड ग्रुप। मेरी आपसे मुलाकात काफी अर्से बाद होती है, आपकी भी मेरे से काफी अर्से बाद मुलाकात होती है। नहीं आपसे आप सिर्फ आपसे बात नहीं हो रही, यहाँ और बड़े सारे माशाल्लाह चेहरे ऐसे हैं, आप तो मेरे से रोज मिलते होंगे। बनाना क्या जाने सर एप्पल लिमिटेड। जी मिस्टर वैद, क्या ये भी जुबानी होगा सवाल? तो एक आध तो सवाल कर दिया टॉपिक, अब तो इससे ज्यादा कहते भी अच्छा नहीं लगता। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बल्कि नोट्स ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। ये एप्पल लिमिटेड ग्रुप कंसोलिडेटेड नोट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 30th June 18, rupees in millions, no no, rupees in millions, कॉलम से साइड करें, टोटल नहीं बनाना, आपकी उम्मीद से काफी ज्यादा है, नाम बोलने शुरू करें, लेकिन बार पहले नाम पूरे कर लें वरना क्योंकि फिर कॉलम कम हो जाएगा। लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है बीच में, ये तो रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर था, फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कस्टमर लिस्ट है, और ये पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा है, ये तो उसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है। पॉइंट नंबर 4 नहीं, अदर नेट एसेट्स तो मेरा ख्याल है हम इंटेंजिबल ही ना कंसीडर करेंगे, टेंजिबल होंगे मतलब अब इंफॉर्मेशन नहीं। हाँ जी ठीक है, एक मिनट। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, अब गुडविल की वर्किंग करनी पड़नी है शायद, एक पेरेंट सब्सिडी की एक्विजिशन हुई भी, तो गुडविल शायद ढूंढनी पड़नी, गुडविल है भी या नहीं, क्या ख्याल, पहले गुडविल की वर्किंग करते हैं, एक पेज छोड़ दें इसके लिए पहले, तभी काम सीरियस ही है सर बारह, लेकिन ये कहना कि आपको पता नहीं है ये भी अब गलत है, अब सिर्फ ध्यान की जरूरत है। एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ एस मीन जहां कौन है, एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ एमएल, पेरेंट है सर, मत जाने दें सर, 100% कैसे होगी, 100% ये सर, एंटायर मींस सारी, जी सर
At acquisition, what is the date? 1st July 17 ढूंढने की fair value of net asset of सीधे फेयर वैल्यू देंगे yes sir फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 200.51 नेट एसेट्स पहले तो मेरा ख्याल फिगर इकट्ठी हो सकती है 200 ना ये दोनों फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ही है ना लेकिन ये है इस पर बुक्स जो बुक्स में रिकॉर्डेड थे एसेट्स उनकी फेयर वैल्यू है तो ठीक है 1200 जमा पहले स्पेसिफाई करना थोड़ा सा बाद में जरा नजर पड़ जाए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में आ गया 200 प्लस 1545 1545 यहाँ तक सम हो गया 1745 अब ढूंढने कोई आपकी कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स होनी किस किस का सर ये R&D प्रोजेक्ट का रिजर्वेशन सरप्लस एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट है R&D 95 या फिर कस्टमर लिस्ट कितनी 20 सम कर 1860 पेरेंट शेयर 100% ये ठीक है सर 1860 ठीक है तो बैच कैलकुलेशन जुबानी करता है चेक कर लिया करें अक्सर ठीक ही करता है लेकिन बार बच्चों के दौरान कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना बैच में कैलकुलेटर अलाउड है क्लास में और पेन तो अरसा हुआ डिसअलाउ हो चुका असल में घर में करते हैं ना बैच में यहाँ समझता है फिर घर जाके सारा दोबारा रिवाइज कर हाँ हाँ मतलब मुझे पता है पिछला लेक्चर भी हो रहा है आजकल रिवाइज हो रहा है रिवाइज हो रहा है सारे हो गए रिवाइज अच्छा जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए सर गिवन है सर 1950 डिफरेंस आ गया 90 क्या गुडविल आ गई सर जी अब होपफुली ये वाली वर्किंग से फाइनल है यार नोटेड है सर हाँ जी अब कॉलम फाइनल करें नहीं वो तो अब वो एंड में होगा वो कोई इशू नहीं कॉलम फाइनल करें वो तो सारी वर्किंग करनी है मोटाइजेशन इम्पेयरमेंट सारी करते हैं फाइनल करने कॉलम के नाम लाइसेंस सॉफ्टवेयर हाँ जी 5 हो जाना ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर गुडविल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड कस्टमर लिस्ट जी टोटल रिकॉर्ड नहीं ये पढ़ लेना चाहिए ऐसे बंदा अक्सर ही वैसे एग्जामिनेशन नहीं रिक्वायर करता लेकिन अगर ना लिखे तो फिर बनना चाहिए करवानी जी जी क्रॉस करेंगे शुरू हो जाएंगे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जी बिल्कुल ठीक है अब टेक इट एज अ रिवीजन नाउ यार फाइनल करें बैलेंस ऑन 1 जुलाई 17 जी कितना सर ढूंढे जी ठीक है शुरू से शुरू करना लाइसेंस की कोई 450
450, Yes, sir. ये तो फेयर वैल्यू है। लास्ट ईयर एंड पे मुझे लग रहा है रिवैल्यूएशन हुई है, इस तरह से लाइन लिखी है, उसका सरप्लस भी है। सॉफ्टवेयर में लिखवाएं, क्या लिखें? कंसंट्रेट फुल करें, गलती करनी है आपने। नो सर, डैश है। आप एप्पल लिमिटेड के ग्रुप के एंगल से बना रहे हैं, क्या ये एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है? Yes, sir. First day. क्या ये फर्स्ट ईयर ऑफ कंसोलिडेशन है और साल के शुरू में? So, during the year of ब्रॉड डाउन कब होता? the previous year. अगर एक्विजिशन पिछले साल में होती। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप नोट्स बना रहे हैं। इज इट फर्स्ट ईयर ऑफ कंसोलिडेशन? ब्रॉड डाउन जीरो होगा सर सॉफ्टवेयर का। गुडविल का भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्यों? कस्टमर लिस्ट का भी जीरो क्यों? ये चारों जो है मेरे ख्याल सब्सिडी के एसेट्स हैं। लाइसेंस मेरा ख्याल है कि लग रहा है कि शायद हमारा नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग ना होनी। जो ऑन कस्टमर लिस्ट है प्लीज यार, वो तो इंटरनली जनरेटेड है, अपनी नहीं, लोगों की अगर खरीदी है तो। वाई डैशेस इतने डैश नहीं, सिंपल रीजन क्या है इसकी? फर्स्ट ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, फर्स्ट ईयर ऑफ कंसोलिडेशन है तो ब्रॉड डाउन में सिर्फ पेरेंट का अपना आ रहा है सर। तो याद आ रहा है सीआरई एनसी चेंजेस इन इक्विटी रहने दे बस। एडिशंस लिखवाएं, एक जस्ट एक मिनट। एनी एडिशन, अच्छा एक और चीज भी जरा सही टाइम पे याद आनी चाहिए चीजें। लाइसेंस की रिवैल्यूएशन दोबारा हो रही है लेकिन ये एंड पे है शायद, तो वो एलिमिनेशन रिवैल्यूएशन की वर्किंग भी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल एंड में कर लेते हैं। आना यहाँ पे फैक्ट्री एंट्रीज आनी है ना यहाँ, तो अगर तो साल के शुरू में हो रही हो तो मेरे ख्याल फिर सीक्वेंस शायद मेंटेन रखने की जरूरत है, तो एंड में कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में एडिशन भी 200, गुडविल 90, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 95, पहले 95 कर लें, लेकिन 95 में भी शायद ऐड होना, तो इस 95 फाइनल करें तो एडिशन में ही आएगा ना अभी, तो 95 किस दिन तक का है? 1 जुलाई को। उसके बाद फिर फर्दर खर्चे ढूंढना जरा, तो ये सब कुछ एडिशन के तौर पे आएंगे। अब बोल दें काइंडली इंडिविजुअल फिगर्स बोल दो जरा। 12 प्लस 48 प्लस 6 प्लस 4, हाँ जी बेटा 70 बनेगा टोटल, तो 70 प्लस 95 165। सोच रहे हैं एडिशन ही है, टोटल एडिशन बन जाएगी 95 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट कॉस्ट एंड कस्टमर लिस्ट 20। जी ठीक है, ये एडिशन फाइनल है, ये मिल गई फिगर्स, मिल गई सर। यार ये जो सॉरी 95 है और 20 है, 95 और 20 की एंट्रीज लिखी हुई है, बोलेंगे जरा क्या एंट्रीज है? ये तो सरप्लस खत्म नहीं हो जाएगा जब एक्विजिशन डेट पे गुडविल की वर्किंग हुई है, तो जब सरप्लस खत्म हो गया तो इधर क्यों आ गए? ये एसेट है, जज़ाकल्लाह, मैंने कहा कहीं ये मेरे से सवाल ही ना, ये एसेट तो आना ना, सरप्लस याद आ गया तो नेट अप हो जाना है गुडविल की वर्किंग में, लेकिन ये एसेट की फिगर है। डिस्पोजल सर ढूंढे, कुछ बेचा गया एंड में, बेचा गया सर पॉइंट नंबर 8, क्या बेचा, सॉरी पॉइंट नंबर 6, सॉरी 6, ये 110 अब क्या है? अभी भी ये चीजें कंफ्यूज कर देते हैं। इस 110 की एंट्री बोले सही वाली, दिस इज नथिंग टू डू विद दिस शेड्यूल, इस कैश का कुछ नहीं होना। वन ऑफ द सॉफ्टवेयर बेचा गया, ऊपर जाए जरा, सॉफ्टवेयर थे कितने? वो 2 थे और 100 मिलियन ईच लिखा हुआ है, तो 100 मिलियन का एक है, 100 मिलियन की एंट्री बोल रहे हैं। डिस्पोजल डेबिट सॉफ्टवेयर क्रेडिट एट कॉस्ट, अभी इसका कौन सा हिस्सा रहता है?
वो याद करवाना है आपने मुझे, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। तो 110 नहीं आना, मिस्टर हमायूं ने लिख दिया हुआ, ना करो यार, ये तो बचपन है, बचपन से अब ये गेम खत्म हो गई। तो हर चीज प्लीज जो हो रही है आप सीरियस ले रहे हैं। डन सर? आगे बताएं। हाँ जी, अब ये अभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ सकता। अब किसकी गेम थ्रू हो गई है? लाइसेंस की एलिमिनेशन की एंट्री होनी है इस डेट पे, रिवैल्यूएशन डेट पे, ऐसे ही है? कितने से? कितने से कितने से ढूंढने इसकी क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी है? सही 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 फाइनल करें प्लीज। हाँ जी हाँ जी, ये पिछले साल के एंड पे लग रहा है कि रिवैल्यू और उस वक्त की क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन गिवन नहीं है आपको, वो पुरानी किधर गई? वो उस वक्त एलिमिनेट हो गई होंगी। अब हमें शायद इस साल की पहले चाहिए, जो इस साल चार्ज हुई होगी बस वही एलिमिनेट हो, तो इसी साल की आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो पहले शायद फिर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए जगह छोड़ दें, इसके लिए जगह छोड़ दें, ये क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह के लिए। हाँ जी, पहले वर्किंग करना, ये समझ याद आ गया प्लीज? क्या क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू लाइसेंस, उसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं नजर आ रहा, लेकिन फॉर द ईयर इस्तेमाल होने के बाद इसकी दोबारा रिवैल्यूएशन हो रही है, तो पहले इस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होगी, फिर वो एलिमिनेट होगी। ठीक है, आज वर्किंग करवा दें, मेरे ख्याल चलना इसमें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा सवाल है। लाइफ पे दी भी पॉइंट नंबर 5 में सबका बताया, सबकी 10 है गुडविल के अलावा, तो 450 डिवाइड बाय 10 जी, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स? 9 डिस्पोजल के 9 मंथ्स इज अनदर नेम ऑफ लाइसेंस के 9 मंथ्स। 45 जी, डबल एंट्री ऑफ दिस 45। अब डेफिनेटली अमोर्टाइजेशन चार्ज भी होनी है, लेकिन इस वक्त हम जहां खड़े हैं मेरा ख्याल हम एलिमिनेशन की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट एंड लाइसेंस क्रेडिट। तो अभी वो लाइसेंस क्रेडिट वाले फैक्ट्स फिर आगे भी जाके याद रखने हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस आ रही है, क्लोजिंग बैलेंस एक मिनट छोड़ आगे चला जी जी, ठीक है, वो एक लाइन और छोड़ दो, ठीक है, मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दो। यहाँ सरप्लस लॉस का फैक्ट आना है, तो उसके लिए भी एक लाइन छोड़े, लाइन छोड़ के आगे चले जाए, या कर ले वर्किंग इसको, करें चले वाजे वर्किंग। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ठीक है जी यहाँ तक। अब आ जाए जरा रिवैल्यूएशन फाइनल करना, रिवैल्यूएशन एज ऑन 30th June 18, carrying amount 450 minus 45 is equal to 405। फेयर वैल्यू ढूंढे 350, सरप्लस आ गया, ये बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आपको एक चीज पता है, एक सेकंड, यहाँ तक लॉस आया 55। आपको एक बात ये पता है कि एसेट ने क्रेडिट 55 से होना है, और उस ब्रेकअप ने यकीनन होना है, लेकिन शायद इस क्वेश्चन में वो रेलेवेंट नहीं है, हम बात कर लेते हैं, लेकिन एसेट ने 45 से क्रेडिट होना, तो इसके कॉलम 55 से क्रेडिट होना, तो इसके कॉलम में 55 आना, और वो जो सेकंड इफेक्ट है शायद उसकी यहाँ
जरूरत वैसे पड़ जानी अगर वो हम डिस्क्लोजर्स की तरफ जाएं तो वो सरप्लस की जो मूवमेंट वगैरह, लेकिन स्केड्यूल में रिक्वायर्ड नहीं। एक एंट्री 12 लिखे लिखेंगे। नहीं अभी भी उसमें भी मसला, ये भी सही है। सरप्लस पिछले साल के एंड पे है, तो इस साल पहले ट्रांसफर होगा, फिर जो बैलेंसिंग बनेगा तो कहीं सही तरह फिगर सॉल्व करने के लिए फिर फाइनल एंट्री बताइएगा मुझे फाइनल एंट्री छोड़ दें इस तरह। लाइसेंस क्रेडिट 55, रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था 30 माइनस 30/10, ये 27 रह गया था और 28 शायद प्रॉफिट लॉस में जाता है। 30 माइनस 30/10, व्हाट इज 30? सरप्लस साल पहले ट्रांसफर होगा, फिर रिमेनिंग सरप्लस प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ईयर वाइज ट्रांसफर। जी ओसी कहाँ लिखेंगे? लिखेंगे सर, लिखेंगे। ये 27 के साथ आएगा, वो जो ट्रांसफर की एंट्री बस उसमें नहीं है। सरप्लस ये डन है सर, साइन करवाइए पोस्टिंग। अब इस कॉलम में वर्किंग की कोई जरूरत नहीं है, ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, सिंपली एक लाइन आ जाएगी रिवैल्यूएशन, नहीं रिवैल्यूएशन, और मेरा ख्याल है 55 नेगेटिव लिखे बस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 55 नेगेटिव इन दिस? लॉस है। बाकी डेफिनेटली सरप्लस के लेजर में लेदा 27 आएगा, लॉस का लेजर अगर होगा तो 28 लेदा आएगा। ठीक है, लाइसेंस के कॉलम में 55 आना है, तो रिवैल्यूएशन ही लिखना, आगे ब्रैकेट लगा दें। व्हाट डज इट मीन? कि रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में लॉस हुआ। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? आगे चलना, एक्यूमुलेटेड बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। जी ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन के बैलेंसेस होंगे हैं, 5 मिनट है, कर लें जितना होता है। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन हेडिंग बन गई, बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन लिख के डैश लगा, सबके क्यों नहीं आएंगे? लाइसेंस का भी नजर नहीं आ रहा, बाकी तो वैसे ही फर्स्ट ईयर है, लेकिन लाइसेंस का भी एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का पुराना बैलेंस नजर नहीं आ रहा। ये अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर, ठीक है, लाइसेंस की तो फाइनल हुई भी है 45, ये एलिमिनेशन वगैरह भी होनी है अभी। आ जाए आराम आराम से। सॉफ्टवेयर फिर गलतियां शुरू हुई हैं जी, बिल्कुल ठीक है, वर्किंग्स में, वर्किंग्स में है अमोर्टाइजेशन। जी ठीक है, सॉफ्टवेयर और सभी आने थे, जैसे आना, कभी गुडविल ने भी आना, उसने भी आना, कोई एक तो कर लो। सॉफ्टवेयर कैसे करो? 100 वाला सॉफ्टवेयर जो नहीं डिस्पोज हुआ डिवाइडेड बाय 10 प्लस जो दूसरा 100 वाला सॉफ्टवेयर है डिवाइड बाय 10 इनटू मेरा ख्याल है 9/12 बनते हैं। मार्च में डिस्पोज हुआ, मार्च के एंड पे, मार्च के एंड पे कंसंट्रेट करें सर। ठीक है सर, ये सॉफ्टवेयर के बाद गुडविल की बहस करें, रहने दें यहाँ, अमोर्टाइजेशन में तो रहने दें, नहीं वो कर लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई खर्चा हुआ कितना?
कितना सर डिवाइडेड बाय सबकी लाइफ 10 एक्सेप्ट गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सोर्स के फाइनल 165 कॉस्ट है, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स बताइए सारे, कब से ये प्रोजेक्ट अवेलेबल फॉर यूज हुआ है? फर्स्ट में ही होगा जब लॉन्च हुआ, तो 2 महीने बनेंगे 2/12। कौन से 2 सर? मई जून इज इक्वल टू 2.75। चलिए सर इसको कल कंप्लीट करते हैं। कहाँ तक पहुंचा क्वेश्चन हो? 4 हो गए, 4 हो गए। नहीं कुछ सर मेजर इशू सुन, नहीं मेजर माइनर तो चल रहे। आज टेस्ट को जरा दे दें यार, छोटा सा टेस्ट है, कौन सा? तो जरूर थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लें ताकि जरा थोड़ी सी एंट्रीज याद हो ना, ये छोटे छोटे टॉपिक साथ साथ कर लें, ये ऑनलाइन भी जरा शेयर कर दें। तो आज जरा हिम्मत करके आधा घंटा निकाल लें, मेरे ख्याल आधे घंटे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए, आधा घंटा भी ज्यादा। तो आज फिर उसके बाद कल से हमने जरा टाइम देना इसे इंटेंजिबल्स को जरा फर्दर, तो काइंडली आज जरा फारिग होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन बस ठीक है एज इट इज यार, वही है ना लेटेस्ट पेन जी, सवाल तो एज इट इज, आंसर मेरे से बाद में रहेगा उसमें मत